हेलो दोस्तों, मैं शशांक एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले वीडियो देख लिए होंगे, है ना। और अगर कोई नया है जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आई बटन पर क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परावर्तन, हमने पढ़ा था अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक छोटी सी रिवीजन देखते हैं उसका। हमने देखा था कि ये दो केस थे। दो केस क्या थे? एक था आपका रेयर मीडियम और एक था आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, और दूसरे केस में था एक डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब कोई रे इंसिडेंट होती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, किस ओर झुकती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और दूसरे केस में हमने देखा था कि जब कोई एक इंसिडेंट होती है और डेंसर से रेयर में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। किसे? अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, हमने अपवर्तन को या रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में समझ चुका था। आज हमें इसी के माध्यम से समझना है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, यहां पर हमें एक वर्ड मिल रहा है रिफ्लेक्शन। कौन सा वर्ड है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और शायद हमने पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझा है, परावर्तन को बहुत अच्छे से समझा है। क्या होता है परावर्तन? तो परावर्तन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी एक मीडियम से आकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए। जिसमें प्रकाश किसी एक मीडियम से आकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो यदि हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो ये जो प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है उसे पूरा का पूरा परावर्तित हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? परावर्तित। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहेंगे? अगर प्रकाश पूरा का पूरा परावर्तित हो जाता है तो प्रकाश की इस घटना को हम कहेंगे कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गया। क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गया है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला केस था जिसमें लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। किसमें आ रही थी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। तो हमने ये देखा जो इंसिडेंट रे थी वो एक आई एंगल से इंसिडेंट हुई और जब उसने अपना मीडियम चेंज किया तो वो अभिलंब, नॉर्मल की तरफ झुक रही थी। अभिलंब के तरफ झुक रही थी। इसका मतलब अगर यह जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे अगर अभिलंब से दूर जाती तो मैं ये बोल सकता था कि कोई एक केस ऐसा बनेगा या एक ऐसी स्थिति बनेगी कि इसे हम परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अभी क्या हो रहा है? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अभिलंब की ओर ही झुक रही है, तो यह कभी भी परावर्तित नहीं हो सकती। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो ये इंसिडेंट रे है और यह अभिलंब से दूर हटती है। तो शायद मैं कुछ ऐसी स्थिति भी इसमें देखूंगा कि ये इतना दूर हट जाए, ये धीरे धीरे करके इतनी दूर हट जाए कि वापस से उसी मीडियम में चले जाए। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश डेंसर से रेयर में आता है, मतलब सघन से विरल में आता है,
जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है ना। तो इसी फिनोमिना को हमें आज समझना है या डिस्कस करना है कि क्या है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, ये एक सघन माध्यम है और एक है विरल माध्यम, रेयर मीडियम, और एक है डेंसर मीडियम। कैसा? एक डेंसर मीडियम है और एक कौन सा है? रेयर मीडियम। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट कराया, एक लाइट इंसिडेंट कराया। जब ये लाइट, अगर ये लाइट आई एंगल के साथ इंसिडेंट होती है और डेंसर से रेयर, सघन से विरल में जाती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये बात शायद हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, रिफ्रैक्टेड एंगल वो इंसिडेंट एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, किसमें? ये जब डेंसर से रेयर में आएगी। अब हमने देखा कि अभिलंब से दूर हट रही है, तो हमने क्या किया, एक दूसरी रे को इंसिडेंट कराया, एक दूसरी रे इंसिडेंट कराया और इसका इंसिडेंट एंगल हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल इसका हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे ही हमने दूसरी रे को इंसिडेंट कराया, ये जो एंगल, ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर अभिलंब से और दूर चली गई, अभिलंब से और दूर चली गई। अगर मैं बोलूं कि ये हमारी पहली किरण थी तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये फर्स्ट थी, अगर ये दूसरी रे है तो ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर हमने देखा कि ये कंटिन्यूअसली धीरे धीरे अभिलंब से दूर बढ़ते जा रही है, अगर मैं एक तीसरी रे और ले लूं तो अब ये क्या होगा, अब फिर से इसका इंसिडेंट एंगल बढ़ गया, तो अब ये जो किरण है वो अभिलंब से और दूर हट जाएगी, अभिलंब से और दूर हट जाएगी। ये जो किरण है वो और दूर हट जाएगी, किससे? अभिलंब से, नॉर्मल से। ठीक है, चलिए, अब हमने देखा कि कंटिन्यूअसली ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपतन कोण बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ते जा रहा है। फिर अगर मैं इन इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो अब ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है अभिलंब से दूर हटते हुए एक ऐसी स्थिति होगी कि वह अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना लेगी। जैसे ही हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते गए, जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण अभिलंब से दूर होते होते कहाँ पहुंच जाएगी? अभिलंब से दूर होते होते अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना लेगी। और जैसे ही यह परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, उसी समय जो आपतन कोण होगा, उस कोण को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे इसे हम? क्रांतिक कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो बात ये होती है कि क्रिटिकल
क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब 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 परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, उस समय जो आपतन कोण होता है, उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण को क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है? तो लिख लीजिए भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बारे में लिख लीजिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है। लिखिए, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90 degree, angle of reflection is 90 degree, then the incident angle is called critical angle. critical angle क्रांतिक कोण क्या है? जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना? क्रांतिक कोण लिख लें भाई हिंदी में। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो, जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो, उस समय आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और इस क्रांतिक कोण को या क्रिटिकल एंगल को हम IC से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? IC से। क्रिटिकल एंगल किससे डिनोट करते हैं? IC से डिनोट किया जाता है। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें होती हैं? मतलब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है, ये कब संभव है? ये हमें शर्तें देखनी पड़ेंगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने की। तो पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त आपने समझा कि रिफ्रैक्शन जो था, अपवर्तन जो था, वो दो तरीके से हो सकते थे। पहला, या तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, या फिर डेंसर से रेयर में आए। परंतु यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की कंडीशन तभी संभव है व्हेन लाइट enters from denser medium to rare medium। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, विरल माध्यम में आता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, यदि हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, तो ये एंगल तो हमारा बन गया है कौन सा? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये
90 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ? अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ कैसा कोण बनाती है? 90 डिग्री। यदि मैं अपने आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट करा दूं, यदि क्रिटिकल कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा पर इंसिडेंट करा दूं, तो अब यह जो अपवर्तित किरण है वह वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। वापस उसी मीडियम में, ये अभिलंब से इतना दूर हटेगी कि वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। कहां लौट जाएगी? वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इज पॉसिबल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी संभव है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण से अधिक हो तो ही उसी कंडीशन में हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। कब संभव होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने की दो इंपॉर्टेंट शर्तें कौन कौन सी? कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा कि TIR तभी संभव है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो आपने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें हैं? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, और दूसरा कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि TIR हिंदी में समझ लेंगे इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR is possible only when, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। इसके कुछ ऑप्शंस लिख ले रहा हूं। पहला ऑप्शन कि व्हेन लाइट, जब प्रकाश वायु से जल में जाती है। दूसरा, जब प्रकाश जल से कांच में जाती है। थर्ड, जब प्रकाश कांच से हीरे में जाती है। और चौथा ऑप्शन है जब प्रकाश कांच से जल में जाती है। तो हमें बताना है कि इन चार में से A, B, C, D, ये चार में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस कंडीशन में संभव है? किस कंडीशन में संभव है हमें बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस कंडीशन में हो सकता है? जब प्रकाश वायु से जल में जाए, या जल से कांच में जाए,
या कांच से हीरे में जाए या फिर कांच से जल में जाती है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। किस मीडियम में जाना चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो वायु है, वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 0.003 और जल का होता है 1.33। तो हमें पता है कि ये वायु जो है ये रेयर मीडियम हो गई और ये हो गई डेंसर। तो अभी जो प्रकाश है वो रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, प्रकाश जब जल मतलब कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 और कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। फिर से बात वही हो गई कि ये जो जल है वो रेयर मीडियम है, किसके? कांच के कंपैरिजन में। कांच डेंसर हो गया और जल क्या हो गया? वाटर जो है वो रेयर मीडियम हो गया। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि प्रकाश रेयर से डेंसर में जा रहा है। हमें क्या जरूरत है? डेंसर से रेयर। जब प्रकाश कांच से हीरे में जाए, कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और हीरे का है 2.42। फिर से बात वही है, प्रकाश जो है रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 4 में से जब हमारे 3 ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब चौथा आंसर हमारा सही होगा। जब प्रकाश कांच मतलब 1.5 से जल मतलब 1.33। तो अब ये जो है ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। और यही हमारी कंडीशन थी कि जब प्रकाश डेंसर से रेयर में जाएगा तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप बिल्कुल विशेषतः ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दोस्तों समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसके एग्जाम्पल से ही मिलेंगे। कभी भी प्रकाश चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसके एग्जाम्पल से ही मिलेंगे। आपसे पूछेगा कि हीरे का चमकना कौन सी घटना है, किस घटना के कारण हीरा चमकता है, ठीक है। या फिर आपसे पिछली क्लास की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो उसके एग्जाम्पल से ही पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल आपको एक बार याद रखना है या फिर एक बार समझना है। पहला एग्जाम्पल इसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, शाइनिंग ऑफ डायमंड। शाइनिंग ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। दूसरा एग्जाम्पल होगा शाइनिंग ऑफ ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच का चमकना। थर्ड एग्जाम्पल होगा ऑप्टिकल फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय तंतु, ये अभी रिसेंटली बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, प्रकाशीय तंतु। फोर्थ हो गया आपका इंडोस्कोपी।
ठीक है। इंडोस्कोपी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो जनरली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई एक और रह गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, ठीक है। तो ये लगभग पांच एग्जाम्पल हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे पूछेगा कि हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है। तो हमें पता है कि हीरे की चमकना किस घटना के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमसे पूछ लेगा कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज ड्यू टू मृग मरीचिका का बनना किस कारण संभव है, ठीक है। तो मृग मरीचिका का बनना किस कारण संभव है, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पांचों एग्जाम्पल आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप कोशिश करें इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, प्रकाशीय तंतु के बारे में। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जनरली हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इससे जो सिग्नल हम भेजते हैं, जैसे जो आप डाटा यूज़ करते हैं या जो कमर्शियल डाटा प्लान्स होते हैं तो उसमें जो वायर्स यूज़ होती हैं तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाए। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो सिग्नल हैं, जो सिग्नल लॉसेस को हम बचा सकें, सिग्नल लॉस को हम कम कर सकें या सिग्नल लॉस को हम खत्म कर सकें। क्यों? क्योंकि प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर यह किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इस पर हम जितना भी सिग्नल भेजते हैं, ये सारा का सारा सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर के एक मीडियम से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। इस कारण से इससे सिग्नल लॉस नहीं होता। सारा का सारा सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। यहां पर हम सिग्नल लॉस को रोक सकते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ग्लास या प्लास्टिक का बना फ्लेक्सिबल वायर है, एक फ्लेक्सिबल वायर है जो हमारे बाल के बराबर व्यास या डायामीटर का होता है। कैसा होता है? यह एक प्लास्टिक या ग्लास का बना पतला सा या हमारे बाल के आकार का फाइबर है या प्लास्टिक है जिससे हम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। डाटा लॉस होने के लिए, सिग्नल लॉस होने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजीज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। शायद आप सभी को पता होगा कि ये मिराज क्या है, मृग मरीचिका क्या है। आपने जनरली देखा होगा जब आप गर्मियों के समय में गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर देखते हैं, रास्ते में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमें वहां पर पानी नहीं दिखाई देता, हमें वहां पर वैसी ही सड़क दिखाई देती है जैसी वो वास्तविक में है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न करता है, ये एक हमारा भ्रम होता है कि आगे पानी भरा हुआ है, ठीक है। हालांकि फॉर्मेशन ऑफ मिराज जो है ये आपको सबसे बेहतर जो दिखाई देगा ये
रेगिस्तान में दिखाई देता है जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ऐसे स्थानों पर यह हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है ना। इसी को मिराज को ही क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, मृग मतलब कि हिरण। हिरण जब पानी की तलाश में जाता है तो उसको रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि दूर कहीं पर बहुत पानी भरा हुआ है या फिर पानी का स्रोत है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे पानी नहीं मिलता। फिर वो आगे देखता है तो उसे शायद आगे फिर वैसी ही कंडीशन दिखाई देती है कि आगे बहुत पानी भरा हुआ है। तो मृग मरीचिका, जहां पर मृग को भ्रम होता है, क्या होता है, मृग मतलब हिरण को भ्रम होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ मिराज क्या हुआ कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आगे पानी है, परंतु वास्तव में वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसके दृष्टिकोण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से। ठीक है, दोनों ही किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एग्जाम्पल के फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई मृग मरीचिका का बनना किस घटना के कारण होता है, किस घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऑप्टिकल फाइबर भी किस घटना पर उद्देशित है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ मिराज या मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना किस कारण से होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसके हमें ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है TIR, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा बोथ, चौथा नोटा। नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब आपसे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका का बनना किस कारण से संभव है। मृग मरीचिका का बनना TIR मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन, बोथ और नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज का बनना किस। तो हमने अभी पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज या मृग मरीचिका का बनना किस कारण से संभव है, TIR। ठीक है, TIR मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परंतु इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, मतलब कि एग्जामिनर जानता है कि आपने सब कुछ पढ़ करके रखा हुआ है, डायरेक्ट आपने एग्जाम्पल्स भी याद करके रखे हुए हैं, तो वो आपको ऑप्शन से थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको TIR भी दिया है और रिफ्रैक्शन भी दिया हुआ है। हमें पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होता है। रिफ्रैक्शन में जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मतलब डेंसर से रेयर में जाता है। तो डेंसर से रेयर में जाने की कंडीशन कहाँ होती है, ये होती है रिफ्रैक्शन में। किसमें, रिफ्रैक्शन में। कब होती है, रिफ्रैक्शन में। कहां पर होती है, रिफ्रैक्शन में। तो कभी भी अगर TIR के साथ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन में बोथ दिया है, इसका मतलब अब हमें आंसर TIR नहीं लगाना है, हमें आंसर क्या लगाना होगा, बोथ। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका का बनना, TIR और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, दोनों ही घटना इसमें हो रही है। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा कि दोनों ही घटनाएं होती हैं। किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ मिराज या मृग मरीचिका का बनना TIR ऑप्शन में मिला और तुरंत हमने लगाकर चले आए। या फिर जब हम घरों में अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो एक ही क्वेश्चन हमें बार बार मिलता है। पता चला हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद 4 पेज के बाद वापस से यही क्वेश्चन मिल गया कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज,
है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इज ड्यू टू, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है 2 या 4 क्वेश्चन के बाद या फिर 2-4 पेजों के बाद, और हर बार ये क्वेश्चन अलग अलग आंसर टिक कराता है। पता चला एक जगह हमने देखा कि आंसर दिया है TIR, हमने याद कर लिया, आगे जाकर देखे तो सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में ऑप्शन में TIR नहीं है, ऑप्शन में ये TIR ऑप्शन नहीं होगा। तो जब TIR नहीं होगा तो हम आंसर क्या लगा सकते हैं, रिफ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अपवर्तन। मगर यदि ऑप्शन में दोनों ही दिया है तो हम बोथ लगाएंगे, और अगर रिफ्रैक्शन नहीं दिया है तो आंसर क्या लगाएंगे, TIR। तो ये ऑप्शन को जरूर देखें, ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन या एक भी बनता हुआ क्वेश्चन गलत करना खुद के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है ना। चलिए जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, अभी आपने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब हमें, या फिर हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं हम विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो व्हाइट लाइट, जो श्वेत प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, इस श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और इस वर्ण विक्षेपण को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ। जब ये जो श्वेत प्रकाश है, हमें पता है कि श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस 7 श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्या हुआ, ये क्या है दोस्तों, ये है एक प्रिज्म। क्या है, ठीक है, प्रिज्म। जब इस प्रिज्म में हम एक व्हाइट लाइट इंटर करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, यहां पर एक व्हाइट लाइट इंटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट। तो इस व्हाइट लाइट को एक्चुअली में ये सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, सीधे निकल जाना था, परंतु ये जो व्हाइट लाइट है, ये अपना मीडियम या अपना पाथ चेंज कर देती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। विबग्योर मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी और लाल, ठीक है। बस इतनी सी ही चीज थी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बस इतनी ही सी चीज थी। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा रंग वर्ण विक्षेपण में
कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित मतलब कि जो उसका रास्ता था उस रास्ते से वो कितना डाइवर्ट हुआ। तो आपने देखा कि जो वॉयलेट कलर था ये सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हुआ या विचलित हुआ। तो यहाँ वर्ण विक्षेपण में, डिस्पर्जन में बैंगनी कलर जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग। और हमसे अगर ये पूछ ले कि वर्ण विक्षेपण में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल कलर। ये सिर्फ ये थोड़ा सा एंगल बस चेंज करता है और इसी को बोलते हैं कि सबसे कम विचलन। ठीक है, सबसे कम विचलन किसका है, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, रेड रंग का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का। ठीक है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता। ठीक है, सबसे कम विचलित। तो आपसे यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आपसे यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का, सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, है ना। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें एक बार। इसके और जो भी क्वेश्चन है या जो डाउट है वो एक बार, अगर आपको लगता है कि कुछ और समझना है इस विषय में, इस टॉपिक से, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले सारे वीडियोस देख लिए होंगे, सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकता है। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी विषय उसने नहीं देखा है या जो भी टॉपिक उसने नहीं देखा है वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। और आशा करूँगा कि शायद आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है या कहीं कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये जो हमारे टॉपिक्स थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इनसे संबंधित कोई भी डाउट आता है तो डाउट आप कमेंट कर दें और उस पर जो भी कन्वर्सेशन होगा तो एक क्लास हम उस डाउट के लिए रख लेंगे। जो भी परेशानी होगी उसको हम उस डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।